The cold is finally gone. Well, I've been waiting for someone like you to come along. I was going down a road so dark and full of demons, I lost my ground. My heart was stuck in hibernating, stuck in the ice where there's no feeling. हेलो एंड वेलकम अगैन। नमस्ते और आप सभी का फिर से स्वागत है। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ टुडेज टॉपिक, आज का विषय शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू लेट यू पीपल नो दैट दिस वीडियो इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड यू शैल नॉट बी चार्ज्ड इन एनी वे फॉर दिस वीडियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो बिल्कुल मुफ्त है और आपसे इस वीडियो के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। रादर, not only today, but also in times to come, we are not exploiting you and not commercializing education. न केवल आज के समय बल्कि आने वाले समय में भी हम आपका शोषण नहीं कर रहे और ना ही शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। ऑन दिस पॉजिटिव नोट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इसी सकारात्मक सोच के साथ चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। आई शैल बी बाइलिंगुअल, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, let's revise some important points from our last video. In the previous video, we asked you some questions and we hope that you have prepared the answers for the same. हमारे लास्ट वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालिए। वीडियो में हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे हैं और हम आशा करते हैं कि आपने उसी के उत्तर तैयार कर लिए होंगे। Now let's discuss each one of them in detail. So, there were three questions. The first question was, why Evidence Act is not applicable on affidavits? Followed by, is confession of the co-accused evidence? And the lastly, what is witness of sterling worth? प्रश्न 1, शपथ पत्र पर साक्ष्य अधिनियम लागू क्यों नहीं है? प्रश्न 2, क्या सह अभियुक्त साक्ष्य का कबूलनामा है? प्रश्न 3, स्टर्लिंग के लायक क्या है? तो पहले प्रश्न का जवाब, यानी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स पर लागू क्यों नहीं होते। सो बेसिकली द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स बिकॉज द डेपोनेंट्स assertion ऑफ फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉलेज डज नॉट कंस्टिट्यूट एविडेंस। यानी कि यह अधिनियम शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता क्योंकि प्रतिवेदक अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर तथ्यों का दावा करते हैं, साक्ष्य का गठन नहीं करते। यानी कि यदि आप अपने ही किसी फैक्ट को एसर्ट करते हैं तो वह साक्ष्य नहीं माना जाएगा क्योंकि वो आपके द्वारा कहा गया है। अब दूसरे उत्तर की बात करते हैं। प्रश्न था, इज कन्फेशन ऑफ द को अक्यूज्ड एविडेंस? इसके जवाब में वी शैल सी दैट कन्फेशन ऑफ द को अक्यूज्ड इज नॉट कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड इन रियल सेंस। ही डज नॉट मेक हिज स्टेटमेंट्स ऑन ओथ एंड इज ऑल्सो नॉट क्रॉस एग्जामिन्ड। यानी कि सह अभियुक्त का स्वीकार करना वास्तविक अर्थों में अपराध की स्वीकारोक्ति तो नहीं है। वह शपथ पर अपना बयान भी नहीं देता और जिरह भी की जाती है। Here the written statement of the accused person is also no evidence for the same reason. That is, he is not subjected to cross-examination. तो आप देखेंगे कि इधर एक आरोपी व्यक्ति का लिखित बयान भी उसी कारण से कोई सबूत नहीं है कि वह क्रॉस एग्जामिनेशन के अधीन नहीं है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, इसीलिए हम उसे इस श्रेणी में नहीं रखते। अब प्रश्न 3 के उत्तर में स्टर्लिंग वर्थ की बात की गई है। द इंग्लिश लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड स्टर्लिंग इज द वर्दी ऑफ क्रेडेंस, द वन हु इज रिलायबल एंड ट्रुथफुल, ही इज अ विटनेस ऑफ ग्रेट वैल्यू। स्टर्लिंग का यहाँ अर्थ है साख के योग्य, जो विश्वसनीय और सत्य है, वह महान मूल्य का गवाह है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज सेक्शन 3। तो आज की हमारी चर्चा के विषय यानी धारा 3 पर चलते हैं। सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट। द सेड सेक्शन talks about the interpretation clause.
दिस इज़ अ मस्ट बिफोर वी फर्दर डील विद द एक्ट इन डिटेल। यानी कि धारा 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम उक्त धारा व्याख्या खंड के बारे में बात करती है। यह अधिनियम के लिए एक आधार है। यह आधार आपको स्पष्ट रूप से समझाने में मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, here you can see the 10 types of definitions. We shall discuss these 10 in detail in this video. अब आप 10 प्रकार की परिभाषाएं देख सकते हैं। हम इन 10 के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला, कोर्ट। It includes all persons legally authorized to take evidence. Only the important elements have been covered. Not exact language has been interpreted. And arbitrators are not included. यानी साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत सभी व्यक्ति शामिल है। आर्बिट्रेटर शामिल क्यों नहीं है? We will come to this in some time. Now, who will be legally authorized to take evidence? Obviously, the presiding officer of the court or any person legally authorized by him. यानी कि अब जो साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत होगा, जाहिर तौर पर अदालत का पीठासीन अधिकारी या कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से उसके द्वारा जो अधिकृत किया जाता है। Here the word court also includes any person authorized by the court. You should keep this point in consideration. यहाँ कोर्ट जो वर्ड है, जिसमें कोर्ट द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, ये फ्रेज भी शामिल है, तो कोर्ट में अधिकृत व्यक्ति भी इंक्लूडेड है। आपको इस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। Arbitrators are not included because they are not bound by the black and white code. They rather have to follow the principles of natural justice and then come to a conclusion. Arbitrators इसमें शामिल नहीं हैं क्योंकि वे black and white code से बंधे नहीं हैं। यानी whatever it is written, they are not bound by the code. बल्कि उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना होगा और फिर निष्कर्ष पर आना होगा। दूसरी बात करते हैं फैक्ट्स की। What is means and includes? Now what do you actually mean by means and includes? Followed by perception क्या है? Perception by senses क्या है? In fact, किसी भी कॉन्शियस माइंड की मेंटल कंडीशन का क्या मतलब होता है? तो अगर मैं अनुवाद करूं तो फैक्ट यानी तथ्य, आश्रय या सम्मिलित क्या है, धारणा क्या है, एक सचेत मन की मानसिक स्थिति क्या है। Now means and includes is the terminology. यह एक terminology है stating that the definition is complete in itself. It will only include the things mentioned in the definition and nothing else. Means और शामिल शब्दावली ये बताते हैं कि परिभाषा अपने आप में पूर्ण है, इसमें केवल इस परिभाषा में उल्लेखित बातें शामिल होंगी और कुछ नहीं। और perception by senses का मतलब है that as a human we have 5 senses with the help of which we understand the happening of something. तो a fact is a type of perception. सेंसेशन द्वारा धारणा का मतलब है कि एक इंसान के रूप में हमारे पास 5 इंद्रियां हैं जिनकी मदद से हम किसी चीज़ के होने को समझते हैं। तो एक तथ्य भी एक प्रकार की मानसिक व शारीरिक धारणा है। तो कोई मेंटल कंडीशन जो एक कॉन्शियस माइंड का है वो तथ्य है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेट भी है, यानी चेतना मन की मानसिक स्थिति का अर्थ है कि तथ्य भी एक मनोवैज्ञानिक लक्षण है। अब बात करते हैं सुसंगति की, यानी रिलेवेंसी की। रिलेवेंसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कनेक्शन बिटवीन टू फैक्ट्स, किस तरीके से कनेक्टेड है, इन वेज दे आर प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, प्रासंगिक और दो तथ्यों के बीच का संबंध इस अधिनियम में प्रदान किए गए तरीकों से। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट. द डेफिनेशन शैल बी यूज्ड टाइम एंड अगेन इन दिस एक्ट. We advise you to understand it fully. Chapter 2 of the Indian Evidence Act deal with this topic, including Section 5 to Section 9. Section 5 से लेके Section 9 तक इसमें included है। यह इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। इस परिभाषा का उपयोग इस अधिनियम में बार बार किया जाएगा। हम आपको इसे पूरी तरह से समझने की सलाह देते हैं। अध्याय 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम विषय से संबंधित है, जिसमें धारा 5 से लेकर धारा 9 शामिल है। अब रेलेवेंसी यानी सुसंगति,
का अर्थ है कि टू फैक्ट्स मस्ट बी कनेक्टेड विद ईच अदर, इस तरीके से कनेक्टेड होने चाहिए एज हैज़ बीन गिवन इन दिस एक्ट, जिस प्रकार से इस एक्ट में दिया है। देन द सेम इज सेड टू बी रेलिवेंट, तब वह फैक्ट यानी तथ्य सुसंगत माना जाएगा। यानी कि दो तथ्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाना चाहिए, या वो दो तथ्य एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ें कि अधिनियम में दिया गया हो, जैसा कि प्रासंगिकता में कहा गया है। अब आगे बढ़ते हुए फैक्ट एंड इशू को डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं इस डेफिनेशन के, वो है कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट, जो कि कोर्ट एसर्टेन करेगा, और लाइबिलिटी, जो कि एसर्टेन की जाएगी या राइट एस्टैब्लिश किया जाएगा। सो द अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एविडेंस बिकम्स नेसेसरी only in reference to facts which are in controversy or dispute between the parties. The fact and issue should be such that the question of liability should depend upon it. यानी आप समझिए कि एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है ये बहुत। साक्ष्य केवल उन तथ्यों के संदर्भ में आवश्यक हो जाता है जो पक्षों के बीच विवाद है या विवाद में है। मुद्दे के तथ्य ऐसे होने चाहिए कि दायित्व का प्रश्न इस पर निर्भर होना चाहिए या निर्धारित होना चाहिए। बोन ऑफ कंटेंशन या कॉज ऑफ क्वारल, झगड़ा या लड़ाई का कारण। तो इसी को पढ़ते हुए हम आगे की ओर चलते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस द अदर डेफिनेशंस। आगे बढ़ते हुए धारा 3 के तहत कुछ और परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, देयर इज अ फ्लो चार्ट अवेलेबल। हियर, अंडर सिविल लॉ, जनरली द फैक्ट्स एंड इशू is the framing of issues, and under criminal law, fact and issue are the allegations in a charge sheet. यहाँ सिविल कानून के तहत आमतौर पर मुद्दे के तथ्य मुद्दों का निर्धारणा है, और आपराधिक कानून तथ्य के तहत आरोप पत्र यानी चार्ज शीट में आरोप है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। As you can see the charts on your screen, you get 3 words: proved, disproved, and not proved. Graver the offense, the higher the degree of proof. Now, सिद्ध, जो सिद्ध नहीं हुआ हो और जो प्रमाणित नहीं है। यानी सिविल मामलों में संभावनाओं का संतुलन होता है और आपराधिक मामलों में उचित संदेह से परे एक वाक्यांश। In civil cases, there is a balance of probabilities, and in criminal cases, there is a phrase called beyond reasonable doubt. इन तीनों शब्दों में सबसे इंपॉर्टेंट है नॉट प्रूव्ड, जिसका मतलब समझना आवश्यक है। तो व्हाट डज नॉट प्रूव्ड मीन? जब कुछ साबित नहीं किया जा सकता है और उसी समय उसे अस्वीकृत नहीं किया जाता है, तो वह प्रमाणित नहीं है। टू प्रूव एंड टू डिसप्रूव इज सिंपल, एंड वी डोंट थिंक देयर इज मच टू एक्सप्लेन इन दीज डेफिनेशंस। यह साबित करना और अस्वीकृत करना सरल है, और हमें नहीं लगता कि इन परिभाषाओं में व्याख्या करने के लिए बहुत कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इन द कोर्स इज द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। व्हाट डज एविडेंस मीन? अब पाठ्यक्रम में अगला साक्ष्य की परिभाषा है। साक्ष्य का क्या मतलब है? अगेन द डेफिनेशन इंक्लूड्स द फ्रेज मीन्स एंड इंक्लूड्स। द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस कॉन्वर्सेशन। यानी कि फिर से परिभाषा में आश्रय और शामिल, वाक्यांश शामिल है। इस वाक्यांश का अर्थ हमारी पिछली बातचीत में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कोड में जो लिखा गया है उसके अलावा कोई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। आप ये चीज़ें ध्यान में रखें। नाउ एज ऑफ नाउ वी डोंट ट्रूली थिंक दैट यू परफेक्टली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द टर्म एविडेंस। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस इवन बेटर, कंसिडर द फॉलोइंग। अब तक हम यह नहीं सोचते कि आप साक्ष्य शब्द का अर्थ पूरी तरह से समझ गए हैं, तो यह समझाने के लिए और भी बेहतर निम्नलिखित पर विचार करें। कुछ परेशानी की बात है, इसलिए दोनों पक्ष अपनी सामग्री पर आरोप लगाते हैं। इसलिए कुछ भी जिसके द्वारा किसी भी कथित तथ्य या तो स्थापना की जाती है या उसे अस्वीकृत किया जाता है, वह सबूत है। कुछ भी जो अदालत में इस मामले को स्पष्ट करता है, वह साक्ष्य है। देयर इज अ मैटर ऑफ ट्रबल, so both sides allege their contentions. So anything by which any alleged matter of fact is either established or disproved is evidence. Now anything that makes the thing in question evident to the court is evidence.
अब दोनों पक्षों ने विवाद और आरोप लगाया, इसलिए कोई भी चीज़ जिसके द्वारा तथ्य का कोई कथित मामला या तो स्थापित किया जाता है या गलत साबित होता है वह साक्ष्य है। नाउ इन आवर अंडरस्टैंडिंग वी थिंक दैट इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट एविडेंस मीन्स। अब हमारी समझ में हमें लगता है कि यह आपके लिए स्पष्ट है कि सबूत का मतलब क्या है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों पक्षों ने विवाद का आरोप लगाया, इसीलिए कोई भी चीज़ जिसके द्वारा तथ्य का कोई कथित मामला या तो स्थापित किया जाता है या गलत साबित होता है वह साक्ष्य है। चलिए निष्कर्ष की बात करें, यानी कंक्लूजन की। इन ऑर्डर टू कंक्लूड, समाप्ति की ओर, हमें ऐसा लगता है इन आवर अंडरस्टैंडिंग वी हैव डेल्ट विद ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स फॉर द सेट क्लॉज. The definitions are of vital significance and have been adequately dealt with in this video. To better understand the code, all these definitions should always be kept in mind. हमारी समझ में हमने अनुभाग के लिए सभी आवश्यक बिंदुओं को निपटाया है। परिभाषा महत्व की है और इसमें पर्याप्त तरीके से दी हुई है। कोड को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन सभी परिभाषाओं को समझना हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। We try to evolve and improve. Yet the mistakes are done by humans. हम विकसित करने और सुधार करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मनुष्य द्वारा गलतियां हो जाती है। We request you to let us know our mistakes using the comment section below. हम आपसे निवेदन करते हैं कि नीचे टिप्पणी अनुभाग का उपयोग करके हमें अपनी गलतियों से अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो और शिक्षा को सरल बनाने के लिए हमारे दृष्टिकोण को पसंद करेंगे। यहाँ हम आपके समय और धन समाप्ति की ओर, हमें ऐसा लगता है इन आवर अंडरस्टैंडिंग वी हैव डेल्ट विद ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स फॉर द सेट क्लॉज. The definitions are of vital significance and have been adequately dealt with in this video. To better understand the code, all these definitions should always be kept in mind. हमारी समझ में हमने अनुभाग के लिए सभी आवश्यक बिंदुओं को निपटाया है। परिभाषा महत्व की है और इसमें पर्याप्त तरीके से दी हुई है। कोड को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन सभी परिभाषाओं को समझना हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। We try to evolve and improve, yet the mistakes are done by humans. हम विकसित करने और सुधार करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मनुष्य द्वारा गलतियां हो जाती है। We request you to let us know our mistakes using the comment section below. हम आपसे निवेदन करते हैं कि नीचे टिप्पणी अनुभाग का उपयोग करके हमें अपनी गलतियों से अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो और शिक्षा को सरल बनाने के लिए हमारे दृष्टिकोण को पसंद करेंगे। यहाँ हम आपके समय और धन के महत्व के बारे में भी आपको सावधान करेंगे। आपका समय सीमित और मूल्यवान दोनों है, इसलिए सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पर ही विश्वास करें और वन पॉलिश आपके लिए एकमात्र सहारा है। We hope that you like our video and our approach to simplify the education. Here we also shall beware you of the importance of your time and money. Your time is both limited and valuable. Be sure to like the video and subscribe the channel. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much.